हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आशिमा के घर के बाएं वाले मकान की कपूर फैमिली में एक नई सदस्य मनोरमा का आगमन हुआ। मनोरमा ने जैसे नाम वैसी छवि पाई थी, सूरत से भोली और हृदय से बेहद कोमल स्वभाव की। कपूर फैमिली ने बड़ी बहू मनोरमा का वेलकम करने के लिए एक समारोह आयोजित करने की सोची, जिसमें मोहल्ले के सभी परिवारों को सहृदय आमंत्रित किया गया था। करीबन 6 बजे सांझ से ही समारोह की जोरों शोरों से तैयारी होना शुरू हो गई। कपूर बाबू का झालरों से सजा घर दूर से सजा हुआ मनमोहक महल मालूम पड़ रहा था। आशिमा का छोटा भाई देवांग झट से अपने घर की छत से सज सजावट का मुआयना लेने गया तो उसने किसी के सिसक सिसक के रोने की आवाजें सुनी। इधर उधर देखने पर उसे वहां कोई नजर न आया। भय से देवांग के हाथ पैर थरथर कांपने लगे। वो झट से सीढ़ियों से नीचे की ओर भागा। दीदी, छत पर भूत है जो जोर जोर से रोए जा रहा है, देवांग आशिमा को पुकारते हुए बोला। देवांग को ऐसे सहमे हुए देखकर आशिमा को लगा कि देवांग छत पर ज्यादा अंधेरा होने से डर गया होगा। आशिमा ने अपने भाई को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर देवांग के कानों में उन सिसकियों की गूंज बरकरार थी। थक हार कर वो देवांग को साथ लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ी। जैसे जैसे ही उसने पहला कदम सीढ़ियों पर रखा, अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? जल्दी चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, पड़ोस में समारोह में जाना है, मालती दोनों बच्चों को टोकती हुई बोली। हम भी देखें कैसी है शैलजा की बहू मनोरमा। आसपास के लोग कह रहे थे कि अप्सरा लगती है, मालती इतराते हुए अपने पति विकल से बोली। पूरा परिवार समारोह में जाने के लिए तैयार हो गया। सब बेहद उत्सुकता से मनोरमा को देखने कपूर फैमिली के कार्यक्रम में पहुंचे। पूरी कॉलोनी दुल्हन सी सजी धजी लग रही थी। हर किसी की नजर नई बहू को ढूंढ रही थी। कुछ ही मिनटों बाद शैलजा सभी के अनुरोध पर सबने मिलवाने अपनी नई दुल्हन को बाहर लेकर आई। मरून साड़ी, गहनों से जड़ा बदन, लंबे केश, पायल की रुंझुन, चेहरे पर उज्जवल मुस्कान और माथे पर लाल बिंदी जो तारों की तरह झिलमिलाहट लिए हुए। ऐसा लगा मानो किसी सरोवर में उतरी अप्सरा हो। वाकई ये तो हूर है शर्मा जी, मगर मुझसे बड़ी नहीं, मालती अपने पति को छेड़ते हुए बोली। हा हा हा, वो तो है मालती, तुमसे सुंदर कोई बना ही नहीं, शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। समारोह बहुत बढ़िया चल रहा था। सब अपने पसंद के स्टॉल पर खाने पीने में मशगूल हो गए। एक आशिमा ही थी जो कोने वाली कुर्सी पर अकेले चुपचाप बैठी हुई थी। तभी मनोरमा आशिमा के सराहने आकर बोली, आप कुछ खा नहीं रहे बेटा? मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ ले आऊं? आशिमा की उम्र लगभग 16 वर्ष की रही होगी जब उसने पहली बार मनोरमा को देखा। समारोह में सबकी नजरें मनोरमा पर टिकी हुई थी। हर कोई उसकी खूबसूरती का कायल सा हो गया था। आखिर वो जितनी सुंदर थी उतनी ही गुणी भी। मनोरमा के पूछने पर आशिमा सन्नसी रह गई थी। उसका मन लालित्य हो उठा मनोरमा को करीब से जानने के लिए। मनोरमा के चेहरे से झलकता ममत्व, सादगी से भरे शब्द आशिमा के हृदय को सुकून दे रहे थे। वो मैं आप, आशिमा हड़बड़ाहट से बोली। आशिमा कुछ और कह पाती उससे पहले ही मनोरमा की सास शैलजा उसे और लोगों से भेंट कराने ले गई। आशिमा को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि खुश दिखने वाली मनोरमा सच में खुश नहीं बल्कि खुश होने का ढोंग कर रही है। बहुत कुछ रहस्यमय था मनोरमा की आंखों में जो आशिमा को बेचैन कर रही थी, पर मन ही मन उसे यह भी लग रहा था कि वो इसके बारे में ज्यादा सोच रही है। समारोह खत्म हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। सभी अपने अपने घर की ओर चल पड़े। आशिमा का विचलित अंतर्मन कई सवालों से घिरा हुआ था। वो बार बार मुड़कर कपूर हाउस के गेट को टकटकी लगाकर देख रही थी। 8 महीने बीत गए। आशिमा भी धीरे धीरे उन सभी बातों को भूल गई जो उसे परेशान कर रही थी। रोज की वही दिनचर्या, सुबह जल्दी उठना, नहा धोकर तैयार होना, स्कूल जाने के लिए बस्ता तैयार करना और टिफिन पैक करके स्कूल जाना और थक कर स्कूल से वापस आना। दोपहर को आशिमा स्कूल से आकर खाना खाकर सो गई। करीबन शाम 6 बजे उसकी आंख खुली। उतने वक्त शाम को देवांग छत पर खेल रहा था। आशिमा हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में पढ़ाई करने लगी। तभी मालती ने आशिमा को छत से देवांग को बुलाने भेजा। आशिमा जब देवांग को बुलाकर नीचे ला रही थी तभी उसकी नजर कपूर फैमिली की छत पर पड़ी। मनोरमा तार से कपड़े उतार रही थी। दीपक की ज्योति सा झिलमिलाता चेहरा अब तलक मुरझाया हुआ था।
बड़ी हैरानी से वो मनोरमा को देख रही थी। वो हंसता खिलखिलाता चेहरा गंभीरता के तत्व लिए मायूसी और बदसूरती से भरा हुआ था। भारी चेहरा, बदरंग आंखें, मेले कुचले उधड़े कपड़ों में बदहवास हालत में मनोरमा को देखकर आशिमा की आंखें भर आई। वो दौड़ी दौड़ी 3 मंजिले पर गई। मनोरमा दीदी, दीदी रुकिए तो मेरी बात। आशिमा मनोरमा को पुकार देती रही, पर मनोरमा आशिमा से नजरें चुराकर हाथ में कपड़ों को समेटे नीचे की ओर दौड़ पड़ी। मनोरमा का ऐसा बर्ताव आशिमा को अटपटा सा लगा। उसने मनोरमा के इस व्यवहार की वजह जानने की बहुत कोशिश की, मगर जाने किस कारण मनोरमा आशिमा से बात करने से बचती रही। शनिवार की वो रात आशिमा कभी नहीं भूल पाई। रात का वो सन्नाटा और उस रात के सन्नाटे की दर्द भरी चित्कार, सर्द हवाओं के झोंकों को चीर कर गुजरती हुई एक अधमरी पुकार। रात के करीबन 12 बजे गहरी खामोशी के बीच एक चित्कार ने आशिमा के हृदय को भीतर तक झंझोर दिया था। आशिमा, आशिमा, प्लीज तुम छत पर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, मनोरमा कौतुक स्वर में बोली। आशिमा हड़बड़ाहट के साथ अपने कमरे से बाहर आई तो उसने पाया कि मनोरमा उसकी छत पर है। बाल बिखरे हुए, कपड़े अव्यवस्थित थे, जिसे देखकर वो एक पल तो घबरा ही गई। आशिमा से मनोरमा की ऐसी दशा देखी न गई। बिना कुछ सोचे समझे वो छत की सीढ़ियों की ओर बढ़ी। छत के दरवाजे की कुंडी जैसे ही खोली, मनोरमा उसके सीने से लिपट गई। उसकी छाती से लिपटी मनोरमा बिलक बिलक कर रोने लगी। इस पीड़ा की कोई सीमा न थी जो आशिमा को मनोरमा के रुदन में महसूस हुई। वो अथाह तड़पन कब नम सिसकियों में बदल गई पता ही नहीं चला। जीवन के प्रति सदा सकारात्मक और ऊर्जा से भरी मनोरमा का रुआंसा चेहरा आशिमा के मन में अनेकों सवाल छोड़ रहा था। आशा भरी निगाहों से मनोरमा आशिमा को देख रही थी। खुद को संभालते हुए आशिमा ने मनोरमा का हाथ अपने हाथों में जैसे ही लिया, मनोरमा के हाथों की कंपन ने उसे असहाय सा कर दिया। दीदी क्या हुआ, कुछ तो बताओ, आप इतना क्यों रोए जा रही हो, आशिमा ने मासूमियत से पूछा। आशिमा, समझ नहीं आता मैं तुम्हें कहाँ से बताना शुरू करूं। तुम बहुत छोटी हो आशिमा, मेरे हालात समझ नहीं पाओगी, मनोरमा भरी आवाज से बोली। दीदी प्लीज बताओ, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, आशिमा ने आस भरी नजरों से देखते हुए कहा। मनोरमा के गले में शब्द अटक गए थे। उसका दर्द उसके हृदय को बींधकर बाहर आया तो आशिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा 8वां महीना चल रहा था जब मुझे रात को ही अस्पताल ले जाया गया। मुझे प्रसव पीड़ा के कारण कोई सुध न थी। हल्की बेहोशी की हालत में मुझे कुछ बातें सुनाई पड़ी। मेरी सास से डॉक्टर कह रही थी कि साधारण डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन को तनिक भी देरी की तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। मेरी सास ने ऑपरेशन को पैसे देने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बहुत समझाने की कोशिश की मगर उन्होंने एक न सुनी। मजबूरन डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी करने को कहा। आगे क्या हुआ दीदी, आशिमा ने बेचैनी से पूछा। मेरे बच्चे ने इस दुनिया में आने से पहले ही मेरी कोख में दम तोड़ दिया। इतना कहते ही मनोरमा की आंखों से सावन बहने लगा। आशिमा सोच में पड़ गई कि कोई इतना कैसे निर्दयी हो सकता है। क्या पैसा किसी मासूम के जीवन से बढ़कर होता है? कैसे कोई इतना दरिद्र हो सकता है? मनोरमा ने हाथ जोड़कर आशिमा से विनती की, क्या तुम मेरे माता पिता को यहाँ बुला सकती हो? आशिमा, इन लोगों ने मेरा फोन तक छीन लिया है, मनोरमा ने आस बांधते हुए कहा। हाँ दीदी, मैं कल ही आपके माता पिता को फोन करूंगी, आशिमा ने मनोरमा को भरोसा दिलाते हुए कहा। इतना कहते ही आशिमा ने मनोरमा को अपने कमरे में वापस जाने को कहा। मनोरमा खामोशी के साथ उठी और अपनी मुट्ठी में दबाई पर्ची को आशिमा को थमाकर छत से नीचे उतरकर अपने कमरे में सोने चली गई। उस रात आशिमा को पल भर के लिए भी नींद नहीं आई। सुबह हुई। आशिमा ने अपने घर के फोन से मनोरमा के माता पिता को उनकी बेटी के हालात से रूबरू कराया। अगले ही दिन मनोरमा के माता पिता उसे उसकी ससुराल से हमेशा के लिए विदा कर ले गए। अक्सर विदाई के भावुक पलों में बेटी के माता पिता रोते हैं, पर मनोरमा की पीहर से नहीं बल्कि ससुराल से सुखद विदाई हुई। आशिमा जब भी मनोरमा को याद करती थी उसकी आंखों में इत्मीनान के आंसू रहते थे कि वो मनोरमा का जीवन बचा सकी। अगर आपको ये हमारी दर्द भरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।